यस सर, वी कैन स्टार्ट। हेलो एवरीवन। तो आज है सुपर संडे, यानी कि दो मुकाबले इस आईपीएल में, और उन दोनों मुकाबलों का प्रीव्यू शो लेकर हम आ गए हैं। मैं हूं वैशाली और मेरे साथ है चंद्रेश सर। हेलो चंद्रेश सर। मैं ठीक हूँ। वैशाली जी कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? सर मैं बढ़िया हूँ। आईपीएल रोमांचक होते जा रहा है धीरे धीरे, तो बहुत मजा आ रहा है। टेबल में उथल पुथल हो रही है, आप बताइए। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है इन मुकाबलों को देखने में, क्योंकि देखें कि एक तरह से देखा जाए तो अब ये मोड़ आ गया इस टूर्नामेंट में जहाँ पे जो शुरुआत का जो फॉर्म था वो बदल रहा है, और कुछ टीमें जो ऐसा लग रहा था कि पटरी से उतर गई है, फिर एक बार पटरी पर आ गए हैं। बिल्कुल, और अब तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं इस सुपर संडे के दो मुकाबलों की। पहला मैच मैच नंबर 28 जो कि होगा लखनऊ और कोलकाता के बीच में, ये खेला जाएगा कोलकाता में। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला हार के आ रही है। कोलकाता ने शिकस्त खाई सीएसके के अगेंस्ट, वही लखनऊ ने शिकस्त खाई अभी अभी दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट। तो सर शुरुआत करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कोलकाता की। क्या लगता है आपको कुछ बदलाव, और कोलकाता अपने घर में वापसी कर रही है तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत बूस्टिंग साइन होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। पर मैं मुझे नहीं लगता कि कोलकाता को कुछ अपनी जो कुछ प्लान है उसमें कोई बदलाव करना चाहिए। अब तक जो उनकी टीम चल रही थी बिल्कुल सही चल रही थी। एक हार से मुझे नहीं लगता उनको ज़्यादा पैनिक करना चाहिए। आप जब पैनिक करते हो तो बहुत बदलाव करते हो। तो मुझे मेरे ख्याल से अब पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट तो अभी भी खुला हुआ है उनके लिए भी। तो आई थिंक थोड़ा उनको उसी पथ पे चलना चाहिए जिस पथ पर वो अब तक चलते आ रहे हैं। और चूंकि वो घर पे वापस आएंगे तो फिर अपने आप को और मजबूत मानेंगे। हर्षित राणा फिट है नहीं है उसके ऊपर उनकी नजर जरूर होगी। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो फेयरली सेटल टीम है। जी हाँ, मिचेल स्टार्क की पिटाई हो रही है, सब लोग बात जरूर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अलग अलग तरीके से लोग जो है कैलकुलेट कर रहे हैं कि उनको 25 करोड़ दिया गया था तो उसमें हर गेंद पर कितने रन पड़े तो कितना नुकसान हुआ शाहरुख खान को। कोई फर्क नहीं पड़ता, शाहरुख खान एक बार फिर बाहे फैलाएंगे और अपने पूरे नुकसान का भरपाई कर लेंगे। बिल्कुल, और जैसा कि आपने बात कही कि हर्षित राणा शायद अवेलेबल हो या ना हो, हमने देखा पिछले मैच में अनुकूल रॉय को मौका दिया गया। लेकिन अब क्योंकि कोलकाता में वापसी हो रही, तो क्या हम देख सकते हैं कि सुयश शर्मा वापसी करेंगे या फिर सेम प्लेइंग 11 के साथ जाएगी कोलकाता? देखिए, मेरे हिसाब से आपको सुयश शर्मा को अपने स्कीम ऑफ थिंग्स में रखना पड़ेगा। तो स्कीम ऑफ थिंग्स से मैं मेरा मुराद है कि आप जो है उनको अपने इम्पैक्ट सबके सूची में रखिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। कोलकाता के लिए एक अच्छी बात यह है, और हमने इसके बारे में पिछली बार भी बात किया था, कि उनके पास जो स्पिन अटैक है वो किसी भी स्पिन अटैक को एक टक्कर दे सकता है इस टूर्नामेंट में। तो उनके पास विकल्प बहुत है स्पिन के मामले में। तो आई थिंक दैट वो सुयश शर्मा को इम्पैक्ट सब में तो जरूर रखें, ये मेरी उनसे उम्मीद है। और हमने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस देखी है कोलकाता की, तो डेफिनेटली आंद्रे रसल, सुनील नारायण और रिंकू सिंह ये सब अच्छा करे। लेकिन क्या वो टाइम आ गया है कि श्रेयस अय्यर से भी एक बहुत अच्छी इम्पैक्टफुल इनिंग्स देखे हम? क्योंकि बाकी अभी वेंकटेश ने एक अच्छी पारी खेली आरसीबी के अगेंस्ट, आरसीबी बैंगलोर में। बट श्रेयस अय्यर का अभी तक, जिससे हम श्रेयस अय्यर को जानते हैं कि खड़े खड़े स्पिन के खिलाफ लंबे छक्के लगा सकते हैं डाउन द ग्राउंड, तो श्रेयस अय्यर से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस बार अब फायर करे। उम्मीद तो कर सकते हैं, पर वैशाली जी मेरा मानना है कि श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, कुछ और नाम है जो मैं लेना नहीं चाहता हूँ वरना लोग हम पर नाराज हो जाएंगे। ये सब जो है वो उस तरह के T20 क्रिकेट खेलते हैं जो आज से 6-7 साल यानी कोविड के पहले खेला जाता था। और वो जो कोविड के दौरान और कोविड के बाद T20 क्रिकेट बदल चुका है। तो ये जो है वनडे स्टाइल में, पुराने वनडे स्टाइल में T20 क्रिकेट खेलते हैं, जो अब थोड़ा आउटडेटेड हो गया है। और इसलिए मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि श्रेयस अय्यर इंडिया की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड्स में 21 में 22 में नजर नहीं आए थे। उसके अलावा भी T20 क्रिकेट वो ज्यादा खेलते नहीं है। तो आई थिंक दैट उनका उनको वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने का वक्त आ चुका है। क्या वो कर पाएंगे? क्या उतना बैंडविड्थ है कि वो अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करे? ये देखना होगा। बिल्कुल, हम तो उम्मीद करेंगे कि वो अच्छा क्रिकेट खेले, क्योंकि इंडिया के लिए अगर आपको आना है तो आपको पहले अपनी फ्रेंचाइजी के लिए परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। और ऑलरेडी स्पेशली बैटिंग में तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको सच में ऐसी नॉक खेलनी पड़ेगी कि आपका कहीं जो सिलेक्टर्स है या फिर दर्शक है उनका ध्यान आपसे कहीं हटे ना। तो इसी के साथ बता दीजिए सर, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कोलकाता के लिए।
कोलकाता के लिए मेरे हिसाब से प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, एक बार फिर सुनील नारायण पर मेरी नज़र होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो धुआंधार बल्लेबाजी करे। फिर उनके साथ जो साझेदारी हुई है अंक्रिश रघुवंशी की, मैं उनको परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ। और तीसरा नाम जो मेरे जहन में आ रहा है, जिसके ऊपर मैं बहुत गौर से देखना चाहता हूँ, वो है वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको परफॉर्म करना है। मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूँ कि वो T20 क्रिकेट के लायक नहीं है इंडिया के लिए। मेरे ख्याल से वो जब आए थे, होता है ऐसा, उनको बहुत जल्दी उन्होंने बुला दिया था। आई थिंक अरुण चक्रवर्ती में वो भी मादा है कि वो इस तरह के उस लेवल पर परफॉर्म कर सके। ओके सर, आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं लखनऊ की। पहली पहली बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने 160 से ज़्यादा रन बनाए और डिफेंड ना कर पाई, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने वो करके दिखाया। हमने देखा, मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया था कि जो इंडियन बैटर्स है वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और हमने देखा पिछले मैच में जब क्विंटन, निकोलस, मार्कस आउट हो गए, तब लखनऊ थोड़ी फंसी हुई नजर आई। तो देवदत्त पडिक्कल का फॉर्म सबसे ज्यादा कंसर्निंग है। आपको क्या लगता है कि अब बदलाव की जरूरत है, या फिर देवदत्त पडिक्कल के साथ आप स्टिल परसिस्ट करेंगे इस प्लेइंग 11 में? देखिए, मैं देवदत्त पडिक्कल की जगह पर मैं दीपक हुडा को खिलाना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि देवदत्त पडिक्कल जो है, एक मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि एक वन डायमेंशनल क्रिकेटर हैं, जो कोई एक्स्ट्रा स्किल प्रोवाइड नहीं करते आपके लिए, और वो उस तरह की बल्लेबाजी नहीं करते। अगेन, वो भी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो वनडे स्टाइल में खेलते हैं। तो वनडे स्टाइल से मेरा मुराद है कि वो थोड़ा वक़्त लेके खेलते हैं, और वो उनका गेम नहीं है कि वो बड़े-बड़े हिट्स मारें। तो आई डोंट थिंक देवदत्त पडिक्कल के लिए मेरे हिसाब से इस लाइनअप में जगह बनता है। मैं दीपक हुडा को प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो थोड़े खुलकर भी खेल सकते हैं, गेंदबाजी भी कर सकते हैं, तो फील्ड में भी उनकी उपयोगिता होगी। वरना क्या हो जाता है, आपके पास अगर सिर्फ एक ही स्किल हो, तो फिर मतलब आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ अ स्पेस। तो आई थिंक दैट मेरे हिसाब से आप जो है दीपक हुडा की तरफ जा सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा धक्का उनको लगा है, वो लगा है कि मयंक यादव अनफॉर्चुनेटली चोटिल हो गए हैं, और वो पता नहीं कि वो कितने लंबे अरसे के लिए बाहर हो जाएंगे। और आई थिंक दैट उनका ना होना ना, वो एक एनफोर्सर की कमी नजर आ रही है गेंदबाजी में। तो अगर एनफोर्सर की जरूरत है और शमार जोसेफ अगर फिट है, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी तिगड़म लगाकर शमार जोसेफ को फिट कराना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं वो पूरी तरह से फिट हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में पीएसएल को भी पुल आउट किया था फिटनेस के चलते। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह से फिट है। अगर वो फिट है, तो मेरे हिसाब से शमार जोसेफ को किसी तरह उस एनफोर्सर के रोल में होना चाहिए, क्योंकि देखिए, पहले उनके पास मार्क वुड हुआ करते थे, और साथ में आवेश खान और मोहसिन खान भी हुआ करते थे, जो एनफोर्सर की भूमिका निभाते थे। अब इस वक्त विदाउट उस तरह उस लेवल की पेस की, थोड़ा एक फीकापन नजर आ रहा है गेंदबाजी आक्रमण में। बिल्कुल, और आपने बात करी दीपक हुडा की, हमने देखा पिछले मैच में जब थोड़ी फँसी हुई नज़र आई लखनऊ, तब उन्होंने दीपक हुडा को एज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ किया। हालाँकि वो पहला ही मैच था तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आप उनको एज़ अ प्लेयर लेकर आते, तो आप लेटर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में किसी और को यूज़ कर सकते हैं। शमार जोसफ आपने बात करी सर, अगर उनको आना है तो नवीन उल हक को बाहर बैठना पड़ेगा, प्रिटी सिंपल बात है ये। तो देखना होगा कि कैसे लखनऊ इसको सेटअप करती है। लेकिन हमें यश ठाकुर की तारीफ ज़रूर करनी चाहिए सर, जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाज़ी की है। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अटैक नहीं है, लेकिन यश ठाकुर ने जो लीड किया, स्पेशली मयंक यादव के ना होने पर जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, आई थिंक काबिल तारीफ है। बिल्कुल, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त यश ठाकुर ने प्रदर्शन किया है, और मुझे लगता है कहीं न कहीं यश ठाकुर ना, मतलब ऐसा लगता है कि कोई बच्चा-सा है जो आ गया मैदान पर गेंदबाज़ी करने के लिए। और उन्होंने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला था अपने पिछले मुकाबले में। और जिस तरह से उन्होंने डेविड वार्नर का भी विकेट निकाला, मतलब एक उनमें एक एनर्जी नज़र आती है। उतनी रफ्तार नहीं है जितनी मयंक यादव के पास है, पर फिर भी वो काम कर जाते हैं। जी, बिल्कुल। इसी के साथ बता दीजिए सर, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर लखनऊ के लिए? मेरे लिए प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर लखनऊ में पहला नाम जो मेरे लिए है, वो है क्विंटन डिकॉक, क्योंकि वो टॉप पर बल्लेबाजी करते हैं। और मैं उनके तरफ जो है देखना चाहूँगा। उसके अलावा जो है, मैं चाहूँगा कि आप जो है दूसरा नाम जिस पर मेरी नज़र है, वो होगा रवि बिश्नोई, क्योंकि उन पर एक दबाव बनता जा रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ युजवेंद्र चहल गेंदबाजी बढ़िया कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो दबाव बनता जा रहा है, मुझे नहीं लगता टीम मैनेजमेंट उस दबाव में आने वाला है। और तीसरा नाम जिसको मैं परफॉर्म करते हुए देखना चाहता हूँ, वो है मणिमारन सिद्धार्थ, अगर वो खेलते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक
बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं टी20 के लिए। और विन प्रेडिक्शन? विन प्रेडिक्शन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस मुकाबले में कोलकाता की जीत होगी, क्योंकि आई थिंक दे लुक अ बेटर साइड। और लखनऊ के पास चूंकि मयंक यादव नहीं है, जैसे मैं कह रहा था, वो एक्स फैक्टर नहीं है गेंदबाजी में, जैसे आरसीबी के पास उनके गेंदबाजी में कोई एक्स फैक्टर नहीं है। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है इस मुकाबले में कोलकाता जीत दर्ज करेगी। और साथ ही एक और चीज़ हम आपको बता दें कि गौतम गंभीर अभी तक पिछले साल तक लखनऊ के खेमे में हुआ करते थे, और हाँ, इस बार हाँ, वो बात भी है, वो बोलेंगे नहीं। और हाँ, गौतम गंभीर को जो उनके आखिरी फेज में क्रिकेट में जिस बंदे ने थोड़ी बैटिंग में हेल्प की थी, वो अब लखनऊ के कोच हैं, जस्टिन लैंगर। तो वो वाला एंगल भी है। और अगर कोई लखनऊ के कुछ सीक्रेट जानते हैं, वो गौतम गंभीर है। तो दिलचस्प होगा ये मुकाबला। बहुत दिलचस्प होगा, और कोलकाता अपने आप को फिर से प्रूव करना चाहेगी अपने घर पर एक एक हार के बाद। तो डेफिनेटली कोलकाता स्टार्ट करेगी एज अ फेवरेट इस पर्टिकुलर गेम में। तो चलिए सर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईपीएल के सुपर संडे के मैच नंबर 29, जो बिगेस्ट राइवलरी माना जाता है पूरे आईपीएल में। मुंबई और चेन्नई का ये मैच खेला जाएगा मुंबई में। चेन्नई जो जीत के आ रही है अपने घर से, और मुंबई जिन्होंने अपनी गाड़ी पटरी पर ले आई है। दोनों मैच अपने घर पे खेले, दोनों जीते। बहुत दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, लेकिन अगर कोई टक्कर दे सकता है मुंबई को इस फॉर्म में उनके घर पर, तो वो शायद चेन्नई होगी। पहले थॉट्स क्या है सर आपके? पहले थॉट्स ये है कि वैशाली जी टिकट्स है मैच के। नहीं सर, होते तो भी मेरे को कोई स्पॉन्सर करना पड़ता बैंगलोर से मुंबई जाने के लिए। नहीं, बट यही सब जगह यही कॉल चल रहे हैं कि टिकट्स है आपके पास, इस मुकाबले के लिए टिकट्स है, क्योंकि शायद शायद, और मैं कहना नहीं चाहता, मैं जिंक्स नहीं करना चाहता इस बात को, ये शायद आखिरी बार होगा कि हम देखेंगे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर महेंद्र सिंह धोनी को। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है ये आखिरी बार हम देखे उन्हें खेलते हुए। आगे जाके कोई चैरिटी मैच, कोई एग्जीबिशन मैच खेले तो बात अलग है, पर एक कॉम्पिटिटिव मुकाबले में शायद हम आखिरी बार महेंद्र सिंह धोनी को देखने वाले हैं। इसीलिए शायद स्टेडियम खचाखच भरा होगा। जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। और दो मुकाबले जीतकर मुंबई इस मैच में आने वाला, तो उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। और उनके लिए ना, मुंबई के लिए एक बहुत बढ़िया चीज हुआ है कि शुरुआत में जब वो मुकाबले हारे और सोशल मीडिया पे और मैदान पर बू हो रही थी, उसके बाद वो लगातार मुकाबले घर पर खेल रहे हैं। उससे क्या होता है कि आप सेटल है, आपको पता है कि आपको एक ही कमरे में रहना है 10-15 दिन के लिए। तो आपको वो प्रोसेसर्स याद रहते हैं, वो एक वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, उसके हिसाब से आप चलने लगते हो। तो आई थिंक उस लिहाज से देखा जाए तो उनके लिए बेस्ट सिचुएशन रहा है टू कम बैक इन टू फॉर्म। और ये मुकाबला अगर जीते तो फिर तो टेबल तो पूरी तरह से खुल जाएगा। लेकिन चेन्नई भी ज़रूर चाहेगी कि वो वापस पलटवार करे, क्योंकि चेन्नई अपने घर पे सारे मुकाबले जीती है, जहाँ बाहर गई है तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। और मुंबई को इस फॉर्म में हराना, तो चेन्नई और मुंबई जितनी कॉम्पिटेबल साइड लगती है, जिनके हर बेसिस कवर्ड है। हालाँकि मुंबई मैचेस हारी, लेकिन उनके बेसिस कवर्ड है। सबको पता था कि जिस दिन पीक करेगी, खतरनाक टीम लगेगी। तो चेन्नई भी बिल्कुल अपना सारे हथियार बाँध के खड़ी रहेगी कि मुंबई को हराना है। बिल्कुल, बिल्कुल। और चेन्नई जो है वो मुकाबला हार के जीत के आ रहे हैं। बीच में उनको भी 1-2 मुकाबले हारने पड़े हैं। पर आई थिंक दैट ओवरऑल अगर आप देखें तो चेन्नई एक बहुत सेटल्ड साइड नज़र आ रहा है। बहुत डेप्थ है उनके लाइनअप में, और आई थिंक ये उनको फ़ायदेमंद साबित हुआ है। कुछ 1-2 ट्वीक्स करने हैं उनको लाइनअप में, पर आई थिंक दैट दे लुक अ वेरी सेटल्ड साइड। पहले मुंबई की बात कर लेते हैं। प्लेइंग 11 में कोई बदलाव आप देख रहे हैं सर? या फिर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ परसिस्ट करेगी मुंबई? आई थिंक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ परसिस्ट करना चाहिए, और वो उनके लिए बेस्ट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा छेड़खानी करने की अगर आपने कोशिश की तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो जस्ट स्टिक टू योर विनिंग कॉम्बिनेशन, जो कर रहा है प्रोसेसर, जिसकी वजह से आपकी चल रही है, उसके साथ आप चलें और आपको उसका फ़ायदा मिलेगा पूरा-पूरा। बिल्कुल, श्रेयस गोपाल को पिछले मुकाबले में मौका मिला और था। हम पीयूष और हमने चावला के बात भी किया अगेंस्ट। था, हमने बात हाँ, भी किया था उनके बारे में। बिल्कुल, उन्होंने विकेट भी चटकाया श्रेयस गोपाल ने पिछले मुकाबले में। तो शायद अभी क्योंकि उन्होंने पहले ही मौका मिला है, तो कंटिन्यू करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा शायद कोई और चेंजेस नज़र आए। आप ऑफ ऑफ स्पिनर के तरफ थोड़ा-सा टेम्प्ट हो सकते हैं, बट अगर आपको ऑफ स्पिनर ऑक्यूपाई करना है तो वो मोहम्मद नबी होंगे, लेकिन आप फिर रोमारियो शेफर्ड को नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो आई थिंक सेम कॉम्बिनेशन के साथ मुंबई जाएगी। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर बता दीजिए सर।
मुंबई की जहाँ तक बात है, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, एक बार फिर सूर्य कुमार यादव पर मेरी नज़र होगी, और उसके अलावा मेरी नज़र होगी ईशान किशन पर, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ उनको फिर एक बार प्रदर्शन करते हुए। और एक नाम है जिसके बारे में मैं अगर अपने ज़बान से कहूँ तो बहुत कम लगेगा, वो है जसप्रीत बुमराह। अब उनके क्या कहने, वो टॉप पर चल रहा है, और वो जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो सभी टीमों के लिए दिक्कत वाली बात होने वाली है। जस्सी जैसा कोई नहीं सर, सारे सारे बॉलर्स सारे मैचेस में थोड़ी मेहनत करते, 1 विकेट निकालते, 2 विकेट। जस्सी आते 1 मैच में 5 विकेट और अपना टॉप स्पॉट खत्म कर वो फिक्स कर लेते हैं। तो जो बॉलर है, जिस भी फॉर्मेट में आप डालो, जिस भी सिचुएशन में डालो, हर सिचुएशन में उभरने का, अपनी टीम को आगे लाने का उनके पास जज़्बा है, उनके पास वो काबिलियत है। और साथ ही जब टीम मुंबई के अगेंस्ट खेलती तो शायद मुझे लगता है प्लानिंग भी ऐसे ही करती कि हमें 16 ही ओवर मिलेंगे, 4 ओवर तो आप जसप्रीत बुमराह के अलग ही रखिए। बिल्कुल, बिल्कुल, और देखिए कि यही ख़ासियत है उनकी, और अच्छी बात है। और ये जो है, क्या नाम है, जसप्रीत बुमराह, आई थिंक एक हीरा है इंडियन क्रिकेट के लिए, जो हर फ़ॉर्मेट में परफ़ॉर्म कर रहा है। वर्ल्ड कप फाइनल में ज़रूर ना निराशा हाथ आई, तो पर उनका वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, इंडिया के लिए ही नहीं, मुंबई इंडियंस के लिए भी। बिल्कुल। और आगे बढ़ रहे हैं, बात कर लेते हैं हम चेन्नई की। पिछले मुकाबले में दीपक चहर शायद अनफिट थे और बाहर किए गए, उनके जगह पर शार्दुल ठाकुर को इंक्लूड किया गया। तो ये बदलाव है, लेकिन हम प्लेइंग 11 में कोई और चेंजेस देख सकते हैं। मुंबई के पास थोड़े लेफ्ट हैंडर बैटर भी है, तो क्या मोइन अली की वापसी हो सकती है, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है मोइन अली की वापसी हो सकती है, होना भी चाहिए। और मुझे मुझे पता नहीं चेन्नई मोइन अली को बार-बार बाहर क्यों करते रहते हैं, कॉम्बिनेशन के चक्कर में करना पड़ता है उनको, पर मैं चाहूँगा कि मोइन अली की वापसी हो। और जिस तरह से तुषार देशपांडे ने अब तक गेंदबाज़ी की है, आई थिंक वो दिखाता है कि उनमें कॉन्फिडेंस काफ़ी है। वापस वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। एक बार फिर हमें पता चल रहा है, शशांक सिंह देख लें आप, रियान पराग देख लें, तुषार देशपांडे, ये सारे लोग डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन करके, यानी रणजी ट्रॉफी में प्रदर्शन करके यहाँ पर आ रहे हैं, उसका उनको फायदा हो रहा है। और जो नहीं खेले थे, उनका हाल देख लीजिए कैसा रहा है। तो ये उस लिहाज से देखा जाए तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट तुषार देशपांडे कंटिन्यूज टू परफॉर्म। दीपक चहर अगर फिट नहीं है तो शार्दुल ठाकुर ठीक है, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है, पर देखिए शार्दुल ठाकुर को मुझे लगता है कहीं ना कहीं ही इज नॉट कंसिडर्ड, इंडिया से भी वो कंसिडर नहीं करते उनको T20 क्रिकेट में। जब T20 वर्ल्ड कप का साल था 22 और 21 में, उनको ज्यादा वनडे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट में खिलाते थे इंडिया। तो आई थिंक दैट उनके लिए भी एक चुनौती है ये फॉर्मेट में एडजस्ट करना। लेकिन हमने देखा है शार्दुल ठाकुर के साथ जब भी इम्पोर्टेंट मैचेस होते हैं, उनके पास एक नए के परफॉर्म करने की, चाहे आप रणजी ट्रॉफी की बात कर लीजिए, सेमीफाइनल की जहाँ पे उन्होंने सारे विकेट्स गिर गए थे, फिर आके एक अच्छी इनिंग लगाई। तो देखना होगा, उनको भी अभी तक मौके नहीं मिले, पहला ही मैच खेले हैं वो, क्योंकि दीपक चाहर इंजर्ड थे। तो नॉट श्योर अगर दीपक चाहर फिट है तो उनको शायद मौका ना मिले, बाहर जाए। लेकिन दीपक चाहर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा पावर प्ले में विकेट निकालना, जिस हिसाब से पावर प्ले में मुंबई शुरुआत दे रही है। रोहित शर्मा और ईशान किशन शुरुआत दे रहे हैं, और हमने देखा है स्विंग से थोड़ी-सी दोनों को तकलीफ होती है बाहर जाती हुई गेंद से, ऑफ स्टंप के बाहर। क्या लगता है आपको दीपक चहर कितना इम्पोर्टेंट होंगे? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, और मेरे ख्याल से दीपक चहर के लिए ये टूर्नामेंट और अगला 8 या 7 मुकाबला, जितने भी मुकाबले बाकी हैं, चेन्नई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए अपना जगह पक्का करना है, तो यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि कुछ हद तक चयनकर्ता और टीम मैनेजमेंट ने जनवरी के महीने में ही मन बना लिया होगा, या उसके पहले ही मन बना लिया होगा, जब उन्होंने वापस अफ़गानिस्तान सीरीज़ के लिए अपनी टीम बनाई थी, कि ये हमारे 15-18 खिलाड़ी होंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो उनको पता है कि उनकी क्या रणनीति होगी। पर एक यू गेट कॉन्फिडेंस अगर आप परफॉर्म कर यहाँ पर वर्ल्ड कप पे जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए दीपक चहर के लिए मुकाबला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बता दीजिए इसी के साथ प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर आपके चेन्नई के लिए। चेन्नई के लिए मेरे हिसाब से प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, एक बार फिर मेरे ख्याल से नज़र होगी मेरी जडेजा पर, क्योंकि देखिए जडेजा जो है इस टूर्नामेंट में ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड रहा है, एक बढ़िया प्रदर्शन करके उन्होंने मैच जिताया था ज़रूर अपनी गेंदबाजी से, तो जडेजा पर नज़र होगी मेरी। एक नज़र मेरी और होगी, जो कि किस तरह से यहाँ पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करते हैं, क्लीन हिटर हैं, और मैं चाहूंगा थोड़ी गेंदबाजी भी करें।
क्योंकि दबाव बनना चाहिए कि सामने वाली टीम में अगर हार्दिक पांड्या है तो उनको पता रहना चाहिए कि आप अगर गेंदबाजी और बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो आपका एक एक विकल्प सामने वाली टीम में है। तो आपको जो है ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ आप नहीं है तो कोई और नहीं होगा पूरे भारतवर्ष में। तो शिवम दुबे पर भी मेरी नज़र होगी, मैं चाहूँगा कि शिवम दुबे भी परफ़ॉर्म करे और मैं देखना चाहूँगा समीर रिज़वी को किसी अगर मौका मिले, तो मैं उनको थोड़ा ऊपर बल्लेबाज़ी करते हुए, खुलकर बल्लेबाज़ी करते हुए देखना चाहता हूँ क्योंकि इस लड़के में बहुत, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है मेरे हिसाब से। और विन प्रेडिक्शन सर? विन प्रेडिक्शन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में, जैसा आप पहले ही कह रहे थे कि चेन्नई है वो टीम जो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स माफ कीजिए जो है मुंबई को टक्कर दे सकते हैं। तो आई थिंक दैट चेन्नई का थोड़ा 60-40 उस तरह से चेन्नई के फेवर में मैं बता रहा हूँ। आपने मेरे मन की बात छीन ली क्योंकि मुझे लगा था आप मुंबई बोलेंगे, लेकिन मैं चेन्नई के साथ जाना चाहती हूँ और मुझे लगता है रचिन रविंद्र बढ़िया करेंगे और चेन्नई इस मैच को जीत सकती है, क्योंकि अगर मुंबई को कोई हरा सकता है उन्हीं के घर में तो वो है चेन्नई, और जिस हिसाब से वो साइड नज़र आती है। तो आप भी बताइए आपको क्या लगता है, कमेंट करके कौन जीतेगा इस मुकाबले में? और जो भी आपके सुझाव है वो हम तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल बी बैक अगेन।